हाजिर हूँ आपके लिए सबसे बढ़िया एक नया चैप्टर लेकर के। साइंस का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और होपफुली आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अरे नहीं चल रही है तो चला लो यार, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल बैठ जाओ फोकस के साथ, क्योंकि आने वाला जो ये सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को ना इससे डर लगता है, बिकॉज ये ना फिजिक्स का टॉपिक है 10th क्लास का, ठीक है। और ये जब फिजिक्स का टॉपिक है तो कुछ बच्चों को तो फिजिक्स समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो 9 से ही पढ़ के आया हुआ है। और वहाँ पे ना वो मोशन पढ़ के आया, फिर वहाँ पे ना वो न्यूटन के लॉ पढ़ के आया, तो ना बिल्कुल मेरा परेशान है फिजिक्स से। बट डोंट वरी, मेरी गारंटी है तुम्हें ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया पसंद आएगा। और इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा चैप्टर, ठीक है। तो फिलहाल चैप्टर का नाम बताओ, लिखा हुआ यार इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है यार, ठीक है। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते ही तुम्हारे बॉडी में करंट आ जाएगा गारंटी है, राइट। इसके बाद पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। ओम्स अंकल आएंगे, वो अपना लॉ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, राइट। और लास्ट में ना इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। यही है टोटल ओवरव्यू इस चैप्टर का, ठीक है। तो फिलहाल इधर उधर की बातें बात करें, सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सीधे सीधे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर पे, ठीक है। तो वेलकम, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी नाम का ये चैप्टर है और इसके लिए तुम्हें सबसे बेसिक चीज समझना जरूरी है कि यार इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे, कहां से आई है, क्लियर है। और नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, देखो हम बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज के बारे में, तो चार्ज क्या चीज है। देखो यार, कभी ना कभी तो पहले सुना ही होगा चार्ज। अरे नहीं सुना है तो आप सुन लो, राइट। पिछले साल तुम लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, क्लियर है ना। वही चार्ज है यार। बट ये जो चार्ज है ना, मैं जो बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा बेसिक फंडामेंटल चार्ज है। मतलब ये मेटल या तुम जितने भी जितने भी एलिमेंट्स देखते हो, जितने भी तुम चीजें देख रहे हो, सबके पास है चार्ज, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। लिखना स्टार्ट करो, कॉपी पे निकाल लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक। मैटर बोल दो यार या एटम बोल दो यार, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एटम से, एटम ही तो फंडामेंटल नहीं यार, एटम से छोटा होता है चार्ज। और दो टाइप के चार्जेस होते हैं, और मैं तुमको बहुत ही एक सीक्रेट बताता हूँ भैया। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एक होता है नेगेटिव चार्ज। भैया पॉजिटिव जो है ना वो फंडामेंटल नहीं है, नेगेटिव फंडामेंटल है। हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, 12th क्लास में, ठीक है, बताया जाएगा। पॉजिटिव के पास ना क्वार्क, एंटी क्वार्क आते हैं, नेगेटिव के पास ऐसा कुछ नहीं है। सीधे सीधे मैं मुद्दे की बात करूं तो ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है तुम्हारा प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। और इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल बोल दो, सब एटॉमिक पार्टिकल बोल दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार और क्या क्या इनके बारे में। तो पहले तो तुम्हें पता चल ही गया है कि चार्ज है, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल है, क्लियर। इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो देखो यार, यूनिट के बारे में बात करें तो चार्ज का जो यूनिट है ना वो कूलम। क्या है, कूलम। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। अब बात करेंगे हम मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज की वैल्यू क्या है, सबसे बेसिक वैल्यू। तो भैया देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये ना माइनस में होता है। यही पॉजिटिव चार्ज की बात करें प्रोटॉन की, भैया प्रोटॉन में भी यही होता है, बट ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव। क्लियर है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, दो चार्जेस हैं। इसके मैंने बताया भैया ये फंडामेंटल है, ये दो टाइप के हैं। इसकी यूनिट जो है वो कूलम है और
का जो मैग्नीट्यूड है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव दोनों। ठीक, तो चलो मिटाया जाए। होपफुली तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो फोन ले रखा है, उसका सही इस्तेमाल करो, रील्स वगैरह मत देखो यार, ना इधर उधर रूम पे झाँको, ना ही स्नैप वगैरह बनाने लग जाना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आगे, और इसके क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो देखो हैशटैग डालो और लिखो क्या भैया, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं यार, रिपेल करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी लिखो, पहली प्रॉपर्टी लिखो लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस समझते हो ना, सेम चार्जेस यार। मैं बोल देता हूँ भैया इलेक्ट्रॉन दो आसपास रखे हुए हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे यार, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब मैं प्रोटॉन लेकर आ रहा हूं तो अट्रैक्ट करेगा, बट पॉजिटिव कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ना ही नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। दूसरा, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पॉजिटिव या पॉजिटिव नहीं, मतलब क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक तो ये पता चल गया। दूसरी बात, भैया चार्ज कुछ फॉर्मूला भी है क्या, अरे है ना, है भाई, तुमने नहीं पढ़ा, ये देखो यार क्या होता है, स्कूल में नहीं बताया जाता है, ठीक है। उनको लगता है बच्चा पढ़ लेगा या बाद में पढ़ लेगा, या इतना ही तो इसको इतना पता ही होगा यार, ठीक है। भैया क्यू का फॉर्मूला क्या है, एन और ई, ठीक। क्यू क्या है, क्यू है चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है भैया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने लिखा था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। ये है तुम्हारा चार्ज का फॉर्मूला बोल सकते हैं इसे, ठीक है। हायर क्लासेस में ना इसको कुछ और बोलते हैं, इसको ना बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब इसका क्या है वो भी मैं बता देता हूं। चार्जेस हमेशा एन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, मतलब ये कभी भी 1.5 चार्ज, राइट, 2.5 चार्ज, 5/6 चार्ज, ऐसा कभी नहीं पाया जाता, इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में होता है, ये मतलब है। फिलहाल ये पढ़ाया जाएगा तुम्हें हायर क्लास में, इसको अभी यहाँ पे सुन लिया, बहुत है, जानकारी रखो, दैट्स इट। क्लियर है, ठीक है। तो देखो यार इतना तो पता चल ही गया है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज में। बुक में लिख रखा है 6.25 इंटू 10⁻18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बनाते हैं, 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। बट फिलहाल ठीक है यार, उन्होंने लिख रखा है, हम प्रूव कर देंगे, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो मैंने बताया, ठीक है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं भैया। Q इक्वल टू होता है Ne, क्लियर, ठीक, समर्थन है। कूलम मतलब Q की जगह रखेंगे 1, N तो हमें पता ही नहीं, यही तो पता लगाना, और E की जगह रखेंगे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, बेटा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 अपॉन में 1.6। बेटा एक काम करो, इसका डेसिमल हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, बट अब भी ना 16 से 10 तो जाएगा नहीं, एक काम करो, इसका एक 0 यहाँ से हटा करके इसमें ऐड कर दो, इसका एक पावर हटा दो, क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 16 इंटू 10⁻18। अब बेटा डिवाइड करो, 16 का टेबल आता है, नहीं आता मैं बता देता हूँ, ठीक। तो देखो भैया 16 6 होता है, कितना होता है 96, ठीक। फिर जो बचेगा उसमें बचेगा 4 0 लगाया, 16 2 32, और बचेगा इसके बाद 8 और 0, 16 5 कितना होता है 80, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा 18। तो भैया इतने इलेक्ट्रॉन, सोचो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन बहुत ही माइनर सा चार्ज है, बट उसमें इतने सारे
इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, मतलब कितने सारे सोचो, 6 पॉइंट था 2 पॉइंट करो और यहाँ पे ना 16 जीरो लगाओ, 16 जीरो आगे लगा था, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के ना एक कूलाम चार्ज बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। चलो मैं तुमको ना एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हारे लिए होमवर्क है, आंसर ना मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना भैया क्या आंसर है, ठीक है? और नहीं आए तो बताना, मैं तुम्हें बता भी दूंगा यार, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? ठीक है, तो फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज present in a body have electron 2 into 10 की पावर 8। क्वेश्चन ये है, फाइंड द चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो यह एक बॉडी में कितना चार्ज है पता लगाना है, जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 2 into 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना चार्ज है, गुलाम के फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है? लगा के देख लेना, ठीक है? लगा लोगे? हाँ लगा लोगे यार, कुछ नहीं करना है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, चलो हिंट के तौर पर, क्यू इक्वल टू एन होता है कि नहीं होता भैया? क्यू नहीं पता, एन पता है, ई पता है, एन की जगह ये रख देना, ई की जगह पे तुम्हें पता है ये क्या रख देना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रख देना, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ठीक, तो चलो चार्जेस की बातें हो चुकी हैं, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ठीक, तो यार इलेक्ट्रिक करंट नाम ही बहुत बढ़िया है, भारी भरकम सा नाम है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट, भाई करंट बनता है चार्ज से, किससे बनता है? चार्ज से। पर तुम्हें भी पता है करंट दौड़ रहा होता है, भैया दौड़ेगा तो टाइम तो लगेगा ही ना, राइट? तो इसकी डिफाइन क्या बन रही है? देखो यार डिफाइन बहुत ही क्लियर है, तुम भी कहोगे सर करंट दौड़ रहा है तो हम कैसे पता लगाएं? बहुत ही क्लियर है, ठीक है? डिफाइन ये है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा रेट जब लगा देता हूं मैं, रेट का मतलब होता है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए रेट वर्ड लगाया हुआ है, ठीक है? बस सीख लो यार, काम आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो देखो यार इसका मतलब क्या हुआ, करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, यही तो होगा। तो भैया करंट को डिनोट करते हैं आई से, और चार्ज को मैंने अभी अभी बताया था क्यू, और टी से टाइम, ठीक? वैसे इस फॉर्मूले को पता क्या लिख सकता हूं मैं, और चलो बताता हूं, देखो आई इक्वल टू एनी बाई टी भी लिख सकते हैं। तुम कहोगे कैसे यार, अभी भी तो बताया था क्यू इक्वल टू एनी होता है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? समझ गया ना, पक्की बात है, ठीक है? अब बात करते हैं एसआई यूनिट की, ठीक है? भैया एसआई यूनिट की बात करें तो मैं तुम्हें बताता हूं, एक जिन्होंने ये बनाया था सबसे पहली बात बताया था कि यार ये ऐसा ऐसा ऐसा, राइट? उनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर, बहुत ही पॉपुलर थे। उन्होंने कहा यार चार्ज की जगह पे ना कूलाम का नाम है, अब तुम यहाँ बोल रहे हो कि इसका यूनिट बना देते हैं कूलाम पर सेकंड। उनको गुस्सा आ गया, कहा नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा नाम डालो यार, मजा नहीं आ रहा, इसलिए उनका नाम रखना पड़ा। तो इसकी एसआई यूनिट जो है बेटा वो है AMPER, एम्पियर। क्या है? एम्पियर। बट एम्पियर भी ना किसी के बराबर है, किसके बराबर है? देखो एम्पियर जो है बराबर है कूलाम, 1 कूलाम पर सेकंड, 1 सेकंड लिख देता हूं। तुमसे कोई पूछे तो ये 1 एम्पियर की डिफाइन बताओ, तो तुम बताओगे 1 कूलाम चार्ज फ्लो होने में, यदि 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है, राइट, उसको ही हम करते हैं 1 एम्पियर। तो फिलहाल एम्पियर बराबर होगा कूलाम पर सेकंड। होपफुली समझ गए होंगे, होपफुली समझ गए होंगे। क्लियर है? पक्की बात है ना? पक्का? ठीक है, ओके। तो नोट डाउन करो, 1 2 3
नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इरेज कर दूं पक्का, ठीक है। तो यार ये तो बातें हो गई इलेक्ट्रिक करंट की, बट अभी कारण समय ये ना अभी टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। इस टॉपिक में बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें बताई गई हैं। तो यार एम्पियर ना एक बड़ी यूनिट है यार, राइट, छोटी छोटी यूनिट भी होती है। तो देखो एक है तुम्हारी मिली एम्पियर, इसका मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। एक और यूनिट है म्यू ए, म्यू मतलब होता है माइक्रो एम्पियर, जो कि होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। बस ये 2 यूनिट भी याद कर लेना, ठीक है। इन केस क्वेश्चन में आ जाए कि भैया किसी बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है और जो वो करंट है वो 1 माइक्रो एम्पियर है। अब तुमने पढ़ा ही ना हो तो सर ये क्या माइक्रो एम्पियर आ गया, मेरे तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने क्वेश्चन ही स्किप कर दिया। भाई खुश हो रहा होगा, ये चलो क्वेश्चन स्किप कर दिया, भाई जिसने पढ़ा हो तो फटाक से कर लेगा कि 10 की पावर -6 एम्पियर होता है भाई, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बातें हो गई। अब बात करते हैं कि यार करंट है, भाई मेजरमेंट भी तो करना होगा ना कि किसी बॉडी से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब यार मेजरमेंट करने के लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। तो भैया इसको एमीटर से क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है? एमीटर से इसको मेजरमेंट करते हैं, दैट्स सिंपल, ठीक, ओके। तो क्या एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, क्या कहते हो? चलो ठीक, तुम्हारी इच्छा है तो देखो करवा देता हूँ, नहीं इच्छा है तो बता देना, नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज एंड वेरी हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आ बॉडी है 6 × 10 की पावर, चलो 6.25 लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी, इंटू 10 की पावर मान लेते हैं 30 इलेक्ट्रॉन। अ बॉडी है 6.25 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कॉमा इफ दे फ्लो इन 10 सेकेंड फाइंड द करंट। करंट बोल दूं या रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट बोल दूं, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है, ठीक है, लगाया जाए पक्का। चलो पहले तुम लोग ट्राई कर लो यार, ठीक है, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आगे तुम यार तुम देख ही लोगे, मुझे पता है तुम लोग चला कर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। मैंने क्या है, गिवन क्या क्या है, मैंने क्या यार m की वैल्यू दे रखी है 6.25 × 10 की पावर 30 दे रखा है, यही तो है। बॉडी है, इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, भैया टाइम भी दे रखा है, t की वैल्यू दे रखी है, t कितना दे रखा है 10 सेकेंड। मैंने क्या पता क्या लगाना है, पता लगाना है करंट। यार करंट तब आएगा ना जब Q पता हो, यार Q ही नहीं पता तो कैसे लगाएं ना, Q नहीं पता कैसे लगाएं। सर आप ना चीटिंग कर रहे हो, पढ़ाया आपने I = QIT, Q ही नहीं दिया है, बताओ क्या लगाए। बट कोई बात नहीं, मैंने एक और फॉर्मूला बताया, I = होता है Q/T, बट तुम्हें पता है Q की जगह NE/T लिखा जा सकता है ना, बोल तो नहीं गया इसे, अरे अभी पढ़ाया था यार। तो I = हो जाएगा, n की जगह क्या लिखा जाए 6.25 × 10 की पावर 30 मल्टीप्लाई, t की जगह क्या लिखेंगे 1.6 × 10 की पावर -19 और नीचे करेंगे 10 से डिवाइड। टाइम है ना सेकंड में 10। देखो यार इसका कोई मतलब है नहीं, इसके एक जीरो ने इसकी मतलब एक जीरो से इसकी को डिलीट कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 29 से 19 को भी हटा, बचेगा 10, यही तो बचेगा, 19 को भी हटा दो यहाँ से, बचेगा 10। अब क्या बचा है 6.25 बचा है, 1.6 बचा है, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो कहीं ऑप्शन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो 16 5 80 0 8 कैरी, 16 2 32 और 32 में 8 ऐड करो 40 तो 4 कैरी, फिर 16 6 96 और 4। हाँ ये तो बड़ा आसान है, 100 हो गया 100। अब डेसिमल एक यहाँ से दो यहाँ से 3 नंबर को डेसिमल लगाना है, मतलब यहाँ पर डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इंटू 10 के बाद कितना हो जाएगा 10, ये तो हो जाएगा, कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं आगे, है ना। इसलिए आई की वैल्यू कितनी आ गई
10 इंटू 10⁻10, या एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंपलाइज करते हैं, 1 इंटू 10⁻11 एम्पियर। वाह, तालियां, देखा 1 इंटू 10⁻11 एम्पियर आ गया। ठीक है, देख लेना यार कैलकुलेशन कुछ गलती ना हो गई हो, वैसे तो हुई नहीं है, हो सकती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक ठीक है। तो चलो आगे चलें। देखो यार, इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट नाम का जो टॉपिक है वो हो चुका है ओवर। क्लियर? ओके, तो छाप लिया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो मैं बताने जा रहा हूं अगला टॉपिक, इसका नाम है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। तो अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो यह डायग्राम, सर्किट डायग्राम मतलब ये तो ये सर्किट किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, सर्किट किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो एक रफली आइडिया होना चाहिए। बुक में एग्जाम में कभी बनाना लाने को आता तो है नहीं। ठीक है, बट वही है कि एक डायग्राम के बारे में या कहने के लिए सभी कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो देखो एक ऐसा डायग्राम जो हर जगह यूज हो, तो ये लगा दी मैंने बैटरी। अब मैंने इसको रखा है ओपन, यहां से लगाया मैंने रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई अप्लायंस लगा दिया, चलो बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने बल्ब बनाया, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा खराब है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने बल्ब लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, बल्ब लगा दिया है मैंने, यहाँ पे एमीटर लगा दिया है, और इसको आगे जा करके मैंने ऐसे जोड़ा है। वो जोड़ा नहीं है, अभी सर्किट खुला हुआ है। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, बैटरी इसको सेल कह सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये तो बल्ब ही है भाई, ये तो बल्ब है, ये एमीटर है, एमीटर है। यहाँ पे लगाएंगे हम वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर यहाँ क्यों लगाया वो मैं तुम्हें बता दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बता सकता। ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। क्लियर? तो देखो यार, बात ये है कि वोल्ट मीटर यहाँ क्यों लगाते हैं, हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। वोल्ट मीटर हमेशा जो है रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि पैरेलल क्या है, अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इस तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये था तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये है तुम्हारा बल्ब, ये है मीटर, ये है सर्किट जो कि खुला हुआ है, ओपन है मतलब क्लोज है, सॉरी ओपन है। ये तुम्हारा सेल या बैटरी है। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, बस इतना ही जानना जरूरी है, इतना इनफ है। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं बैटरी लगाऊंगा, रेजिस्टेंस लगाऊंगा, बार बार तुम्हें बताऊंगा, तुम कहोगे सर ये क्या चीज नया नया ला रहे हो, राइट? इससे अच्छा है कि तुम पहले ही जानकारी ले लो। ठीक है, ओके, पक्का? ठीक, तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। सर्किट डायग्राम खत्म हो चुका है, और सर्किट डायग्राम के बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और उस टॉपिक का नाम बहुत ही बढ़िया है, इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक कई लोगों को समझ में नहीं आता, पर मैं समझाऊंगा तुम्हें खटाक से समझ आएगा। ठीक? ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनो, समझो, फिर बताना। ठीक? तो यार मुझे लगता है कि तुम्हें पक्का पता होगा कि यार पुअर कंडक्टर क्या है और गुड कंडक्टर क्या है। यार गुड कंडक्टर तो ठीक है, पुअर कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं यार, बट उन दोनों के बीच में एक्चुअली में डिफरेंस करा जाए कि यार क्या डिफरेंस है, तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि जो कंडक्टर होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इंसुलेटर या पुअर का जो कंडक्टर होता है, देखो गुड कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट पुअर के पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, ओके, इसी वजह से वो पुअर है। ठीक है, बकाया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास होते हैं, मेरे पास भी, तुम्हारे पास भी है, जिस फोन से तुम देख रहे हो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और ये गुड कंडक्टर है कि नहीं, तुम खुद बताओ। ठीक है, ओके, तो फिलहाल ये तो खैर बातें हो गई। फिर तुम सोच रहे हो सर ये बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई एक रॉड पड़ा हुआ है, एक रॉड पड़ा हुआ है, तुम सोचो क्या वो रॉड को मैं ऐसे पकड़ लूं, ऐसे पकड़ूं तो क्या मुझे करंट लगेगा? नहीं यार, ऐसा कोई काला जादू थोड़ी ना है, रॉड पड़ा हुआ पकड़ लिया करंट मार देगा, हाँ हद्दी है, राइट? फिलहाल ऐसे छोड़ो, अब तुम खुद सोचो कि उस रॉड में करंट कैसे आएगा, उस रॉड में करंट आएगा तो आएगा कैसे? कोई आइडिया नहीं लग रहा? चलो मैं बताता हूं। उस रॉड के एक सर्किट के तौर पे या फिर उसमें एक बैटरी अटैच कर दो, मतलब एक सर्किट, एक कंप्लीट सर्किट बना दो, पाथ बना दो और एक बैटरी लगा दो, फिर रॉड को पकड़ो, हो जाए
पक्का। अब तुम सोच रहे होगे यार उस बैटरी ने ऐसा क्या करा कि भैया हमें करंट लगा गया, शॉक लग गया। ठीक, ऐसा क्या करा उस बैटरी ने कि हमें शॉक लग गया? नहीं आइडिया लग रहा? तो चलो मैं बताता हूं। यार उस बैटरी ने करंट प्रोड्यूस नहीं करा, उस बैटरी ने करंट प्रोड्यूस ही नहीं करा। उस बैटरी ने सिर्फ एक ही काम करा, उस रॉड में पड़े हुए फ्री इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया। और भैया जब करंट प्रोड्यूस होता है उसका मतलब ही है करंट का एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाना, फ्लो हो जाना। अब करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन के इधर से उधर चले जाना, और ये काम किसने करा? बैटरी ने करा। मतलब बैटरी के पास कोई पावर है, और उसी पावर का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ भाई बात? भैया पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया चार्ज को लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, और जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट बना है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। मतलब तुमसे कोई पूछे कि भैया करंट पहले आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस, तुम क्या बताओगे? यार करंट तो आएगा ना जब तुम पोटेंशियल लगाओगे। पोटेंशियल लगाया ही नहीं है तो करंट कैसे जनरेट होगा? तो अब ध्यान रखना, इस बात का जवाब यही है कि पहले कौन आया? पोटेंशियल। अब भी नहीं आ रहा क्लियर? भैया पहले पोटेंशियल फिर करंट आया है। ठीक है, पोटेंशियल ने करंट को जनरेट करा है, चार्जेस को इधर से उधर दौड़ाया है। क्लियर? तो समझने की तैयारी खत्म हो चुकी है, अब बस लिखने की बारी है। तो क्या लिखोगे? इसका डिफाइन क्या है? देखो इसका फॉर्मूला समझो पहले। इसको बी से डिनोट करते हैं, लिखते हैं W/Q। मतलब किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिखोगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो भैया सिंपल सी बात है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ में आया? समझ रहे हो ना? दैट सिंपल। तो इसको नोट डाउन करो। और वैसे तो मैंने लिख रखा है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W/Q, यही है। चलो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, B इक्वल टू W/Q। क्लियर? पक्की बात है? देखो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन यही है। ठीक है, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए कि भैया पोटेंशियल पहले आया चार्ज को लेके जाने वाला, उसके बाद करंट बना है। क्लियर? ठीक, अब बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। बहुत प्रॉब्लम है यार। ये चीज जिसने भी पहले बनाई है उनका नाम था अलेक्जेंड्रा वोल्टा। वो एक बात से गुस्से में थे, यहाँ ऊपर जूल है नीचे गुलाम है। कहा यार मेरा नाम तो है ही नहीं है, मतलब मैं चीज को बना रहा हूँ मेरा नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा यार गलत बात हो रही है, मेरा SI यूनिट में नाम डालो। तो SI यूनिट जो इसकी बनी है वो है भैया वोल्ट। ठीक है, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, अलेक्जेंड्रा वोल्टा के सम्मान में रखा गया है। बट मैं एक चीज बताऊं, जो वोल्ट है ना वो बराबर है वर्क डन मतलब जूल। ठीक है, और नीचे गुलाम। शॉर्टकट में लिखा जाए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर गुलाम। पर गुलाम कैसे लिखा जाए? ऐसे लिखा जाए। तो तुम्हारे एग्जाम में डिफाइन आ जाए कि 1 वोल्ट की डिफाइन बताओ, तो तुम क्या बताओगे? भैया 1 जूल वर्क डन यदि किसी एक चार्ज को कैरी करने में लगता है उसी को कहते हैं 1 वोल्ट। क्लियर है? पक्की बात है ना? पक्का ना? देखो फॉर्मूले को कुछ भी घुमा फिरा दो यार। ठीक है, बट एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है। अभी मैं क्यू की जगह ना एन ही रख देता, राइट? अभी भी पढ़ा है, क्यू की जगह मैं एन ही रख देता, फॉर्मूला थोड़ा सा इधर उधर हो जाता। ठीक, खैर उससे क्या लेना देना, मैं तुमको और बताता हूँ। क्यू की जगह मैं ना IT भी कर सकता हूँ। अरे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं यार। ठीक है, I इक्वल टू Q/T। तो देखो भैया I और T को मतलब स्मॉल लेटर लिखता हूँ बराबर Q लिख सकता हूँ। तो देखो T/I होगा कि नहीं होगा? सॉरी IT होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ पे IT रख सकता हूँ। मैं और तुम्हें बताता हूँ तुम कहोगे सर क्या कर रहे हो? W की जगह पे W/T होता है ना, पावर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर आ जाएगा।
भाई मतलब कुछ भी कर सकते हैं घुमा फिरा करके, सीधा सीधा पढ़ लो अभी, पका तो बाद में करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया, पक्का? चलो ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, ठीक, इसके आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया खत्म। ओके, तो देखो न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल लगवाता हूँ, चैप्टर को थोड़ा सा खींच लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या न्यूमेरिकल लगाऊँ यार, इसमें क्या ही दे दूँ मैं, वर्क डन दे दूँ, ठीक है, चार्ज दे दूँ, और फिर तुमको कहो कि सर पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है, डिवाइड ही तो करना है। खैर अभी मज़ा नहीं आ रहा, अब आएगा मज़ा, ठीक है, क्योंकि अब एक नए अंकल का वेलकम करने का टाइम आ गया है, और उन अंकल का नाम है ओम्स, ठीक है, सर साइमन ओम करके नाम है इनका, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। तो चलो स्टार्ट करें। इन अंकल ने क्या बताया था, ठीक, जो बताया था ध्यान से सुनो। इन्होंने बताया कि यदि टेम्परेचर, प्रेशर तो नहीं बोल सकते, बट टेम्परेचर, मटेरियल काइंड ऑफ चीजें कांस्टेंट रखी जाए तो पोटेंशियल हमेशा ही प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मतलब पोटेंशियल हमेशा बराबर होता है करंट के, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, बोला टेम्परेचर, वही मैं बता दूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, क्योंकि मैं हायर क्लास में पढ़ाता हूँ यार, JEE के लिए पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि किसी कंडक्टर में पोटेंशियल जो लगा हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, इफ टेम्परेचर, ठीक है, और जो तुम्हारा मटेरियल है वो सब सिचुएशंस कांस्टेंट हो तो, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन ये है, मेन है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ाओगे ना ओम्स लॉ हिल जाएगा, किसी काम लायक नहीं है, सच बता रहा हूँ। और ये बातें जो कर रहा हूँ ना मैं कंडक्टर की कर रहा हूँ, अब एक नया शब्द डाल दूँ ना, सेमी कंडक्टर, ओम्स लॉ गया, बिल्कुल गया, बिलीव करो, ठीक है। 12th क्लास में पढ़ना, तुम्हें पता चलेगा, एक चैप्टर ही है यार, ठीक है। तो देखो क्या बताया गया है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अच्छा तुम सोच रहे हो ना सर क्या आई प्रोपोर्शनल बी है क्या? नहीं भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों भाई, ये इसके बराबर तो इसके बराबर होना चाहिए, नहीं भाई, मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि पोटेंशियल पहले आया है, करंट उससे बना है, मतलब जितना पोटेंशियल तुम लगाओगे, मतलब जितना तुम पावर लगाओगे उतना ही करंट बनेगा बचुआ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम करंट लगाओगे तो पोटेंशियल बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। उल्टा सुल्टा मत नहीं पड़ता, ठीक है। कोई तुमसे कहे करंट बराबर है पोटेंशियल के, नहीं यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल लगाओगे तो करंट बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली, फिर उन्होंने कहा ये देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, यहाँ आर लाओ, और आई तो खैर ही है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम जो है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक। रेजिस्टेंस पता क्या है? रुकावट, करंट के फ्लो होने में रुकावट, तुम्हारे पढ़ाई करने में जो रुकावट है वही रेजिस्टेंस है। अब वो जो तुम हाथ में फोन ले रखे हो वो भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, मुझे क्या पता, इट्स योर पर्सनल मैटर, व्हाई आई एम इन्वॉल्विंग राइट टू माई सेल्फ, राइट। तो ये भैया रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है क्या, मैंने बता दिया, रुकावट, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका एक ग्राफ है यार, बड़ा पॉपुलर ग्राफ है ग्राफ बी वर्सेस आई ग्राफ, बी जितना लगाओ उतना ही करंट बढ़ेगा, और ये स्ट्रेट लाइन होता है, बट वही टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर रख लो तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बी प्रोपोर्शनल आई है तो, ठीक। वैसे ये ग्राफ फिर अकड़म बकड़म हो जाता है, बट फिलहाल अभी के लिए इतना यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करते रहो यार, देखो पढ़ते रहो, दिमाग लगा के रखो, मजा आएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यार फिजिक्स का, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार और क्या फॉर्मूला बनाया जा सकता है, बी इक्वल टू आर आई, अच्छा सर अच्छा नहीं लग रहा, बी इक्वल टू आई आर कर दो, या तो बात तो वही है। फिर मैंने कहा अच्छा और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा सर एक चीज करते हैं ना, आई इक्वल टू क्या होगा,
बी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है यार। और क्या कर सकते हैं, चलो अगला ब्लैक मार्कर से आर इक्वल टू बी अपॉन आई कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये वैसे भी रुकावट ही है कि नहीं? मतलब इस चीज को देख के लग रहा है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, और मतलब क्या हुआ, करंट ज्यादा है मतलब पक्का रेजिस्टेंस कम है और करंट कम है मतलब पक्का रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ रहे हो ना, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक, दिमाग में सेट कर दो। ठीक, ओके, तो ये बातें तो हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसके एसआई यूनिट के बारे में। तो भैया एसआई यूनिट जो है वही सेम कहानी। ठीक है, यार रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट मेरे नाम पे रखा है, तो इसका एसआई यूनिट ओम है और इसका जो सिंबल है कुछ ऐसा है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जो ओम है 1 ओम किसके बराबर होगा, कंपेयर करो। ये देखो, ये पोटेंशियल और ये क्या है, करंट। तो पोटेंशियल मतलब वोल्ट और नीचे क्या आएगा, एम्पियर। मतलब 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो एग्जाम में कभी आ जाए कि 1 वोल्ट क्या है तो बता देना। ठीक है, आप इतना समझ में आ गया होगा, होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं तुमको बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं। जैसे कई बार क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। और तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे फॉर्मूला पढ़ के जाते हैं, बी इक्वल टू आई आर, तो क्या कहते हैं, सर आर जो है पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता है नहीं यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, किस पे करता है मैं अभी बताता हूं। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस समझने से पहले कि भैया रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक मेरे पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, तो फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रजिस्टर। एक अननोन रजिस्टर है जिसमें बैटरी लगी है जिसकी वैल्यू 12 वोल्ट है। ठीक है, कनेक्टेड है और जिसमें ना करंट भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर तो पता है ना, 10 की पावर -3। भाई देखो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। ठीक है, इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। भैया रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझ में आ गया हो तो कमेंट में आंसर जरूर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। तो सॉल्यूशन के तौर पर क्या क्या गिवन है भैया, गिवन है वोल्ट मतलब पोटेंशियल 12 वोल्ट गिवन है। और क्या गिवन है, आई मतलब बोले तो 2.5 मिली एम्पियर। तो बच्चों क्या मैं 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, दुखी तो नहीं हो रहे हो सर, क्या है समझ गया ना। ठीक है, और क्या पता लगाना है, आर पता लगाना है। तो हम लगाएंगे ओम्स अंकल का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, बी इक्वल टू आई आर, राइट। तो बी की वैल्यू हमें पता है और आर पता लगाना है, आई भी पता है। मैं आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन आई लिख सकता हूँ, बी अपॉन आई लिख सकता हूँ। बी यहाँ रह गया, आई नीचे चला गया तो आर की वैल्यू आ गई। अब ध्यान समझना, मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आर इक्वल टू बी की जगह क्या लिखा जाए, बी की जगह 12 लिखा जाए, आई की जगह क्या लिखा जाए 2.5 इंटू 10 की पावर -3। तो भैया आर निकालना बड़ा आसान है, इसको उठा के ऊपर ले गए तो भैया हो गया 12 इंटू 10 की पावर 3। नीचे 2.5 में से ना एक डेसिमल हटाओ, इसका 0 लगा दो, तो आर की वैल्यू बड़ी क्लियर समझ में आ जाएगी। 25 4 से होता है 100, तो 4 आ गया, बचेगा 20, एक 0 लगा दो डेसिमल लगा करके, तो मेरे ख्याल से 25 8 से 200 होगा, तो 8 टाइम इंटू 10 की पावर 3 ओम। तो बेटा इस तरीके से आ गया है आर की वैल्यू, मतलब आर मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ओम फ्लो, उसका एक ही मैंने न्यूमेरिकल लगवाया है, टेंशन मतलब एक ना रिवीजन का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आज तक आए हुए हैं प्रीवियस 10 साल में एक एक क्वेश्चंस लगाया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है बच्चों, अभी तक तुमने पढ़ा ओम फ्लो, राइट। अब ओम फ्लो के आगे हम बढ़ रहे हैं, फिलहाल हेडिंग लिखी हुई है। ठीक है, देखो लिखते जाओ और समझते जाओ। हेडिंग का नाम है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसके पहले हमने जस्ट पढ़ा है बी इक्वल टू आई आर, यही तो पढ़ा।
बी इक्वल टू आई है। अब जहाँ पे बी क्या है, पोटेंशियल है, आई करंट है और आर जो है रेजिस्टेंस है। हम सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम ये भी सोच रहे होगे कि सर यहाँ से देखो बी इक्वल आर इक्वल टू बी अपॉन आई बन रहा है, क्या आर जो है बी और आई पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि भैया आर का तो फॉर्मूला यहाँ से है बन रहा है, सिंपल बात है, पोटेंशियल अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट। बट बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, आर डिपेंड्स ही नहीं करता पोटेंशियल और आई पे, तो फिर किस पे डिपेंड करता है? चलो समझते हैं। तो ये पार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब मैं एक कंडक्टर बना रहा हूँ। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है। ठीक है, तो फिलहाल समझते हैं। देखो रेजिस्टेंस कहां से आया, कहां से उत्पन्न हुआ, पहले ये समझो। रेजिस्टेंस तब आया जब मैंने इस कंडक्टर पे पोटेंशियल सेट करा, मतलब बैटरी लगाई, और बैटरी लगाई तो ऐसा क्या हुआ कि करंट फ्लो हुआ। तुम्हें पता है, मैंने पढ़ाया ना, ठीक है, पोटेंशियल आने से कैसे करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन टिक 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 भागते हैं और उसी की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो भाई सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस भी इसी की वजह से क्रिएट हुआ। भाई करंट चल रहा होगा, करंट चल रहा होगा और उस करंट में इलेक्ट्रॉन पक्का चल रहे होंगे। भाई करंट जा रहा है, भैया इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तभी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। फिलहाल फाइनल चीज पता चल गई ना, तो भैया इलेक्ट्रॉन ही है कारण रेजिस्टेंस का, मेन कारण। ठीक, तो कैसे डिपेंड करता है? तो मैंने बोला रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है किसके किस पे? पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, पहला तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तीसरा, और तीसरा किसके डिपेंड करता है? दो चीजें तो हो गई जो कि मैंने यहां ले रखा है, ठीक है। तीसरी चीज है बेटा नेचर ऑफ मटेरियल पे। तुम सोच रहे हो कि सर इसका क्या मतलब? अरे भाई कुछ नहीं है, बढ़िया कंडक्टर होगा तो करंट अच्छा फ्लो होगा, और करंट अच्छा फ्लो होगा तो यह रेजिस्टेंस भी बढ़िया ही होगा, ठीक है। बट किसी किसी में इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस से करंट फ्लो ही नहीं हो पाता, फिर वो गुड कंडक्टर नहीं है, वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है। और चौथा है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। पकाया में थोड़ा सा हाई क्लास की बात है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो चलो ठीक है, इसके फॉर्मूला को हम समझते हैं, ध्यान समझना भैया। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, पहला। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब इन दो चीजों को समझो थोड़ा फील के साथ, क्योंकि मैं देखो फिजिक्स के साथ एक और चीज पढ़ाता हूं और उसका नाम फील है, ठीक है। फिजिक्स प्लस फील। देखो एक चीज बताओ, टकराने के लिए जगह होनी चाहिए, मतलब लंबाई होनी चाहिए, राइट। कंडक्टर जितना लंबा होगा उतनी ही जगह मिलेगी इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होने के लिए, टकराएंगे टक 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 टक, राइट, उतना ही टकराएंगे, और जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ही ज्यादा भैया रेजिस्टेंस तुम्हारा क्रिएट होगा। यहां तक ठीक? ओके। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। देखो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब बताता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में। यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कंडक्टर की मोटाई, आई मीन हाउ इट विथेड, मतलब कितना मोटा है, राइट। अब एक चीज बताओ, जब किसी चीज की, देखो यार पहले से पतली सी मोटाई थी भैया, यहाँ पे कोलिजन ज्यादा हो रहा है, भाई जब मोटाई बढ़ा दोगे तो सिंपल सी बात है, अब उसको जगह मिल गई है, कोलिजन नहीं करेगा, इधर उधर कहीं ना कहीं से तो निकल के जाएगा ही। तो एरिया बढ़ाओ, रेजिस्टेंस कम करो, दैट सिंपल। तो थोड़ा सा फील आ रही होगी ना, क्या सिंपल सी बात है, एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली पास होंगे, जब इजीली पास होंगे तो कोलिजन कम होगा, और कोलिजन जब कम होगा
तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर है? अब इन दोनों को समराइज करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा पी की जैसा लग रहा होगा, ठीक है, बट इसका नाम है कुछ, ठीक, ग्रीक लेटर है, इसका नाम है आर एच ओ और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है यहाँ तक? तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं ना इसकी यूनिट बताता हूँ और कुछ डिटेल में बातें करते हैं, ठीक है? ओके, तो देखो फिलहाल क्या क्या है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, ठीक है, इन चार चीजों पे ये डिपेंड करता है। मैंने बताया आर जो है एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बराबर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों को समराइज करा है, फिर मैंने क्या करा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया है, जहां पे रेजिस्टिविटी नाम की चीज का मतलब रेजिस्टिविटी नाम की चीज जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, राइट है? ओके, तो फिलहाल इसको नोट डाउन कर लिया है, तो मैं हटाने वाला हूँ, तो ध्यान से आगे बढ़ने वाले हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो चलो दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके प्यारे बच्चों, देखो यार रेजिस्टिविटी का ना यूनिट बनाना है, और यूनिट बनाना तुम्हें सिखाया गया होगा यार, 9th क्लास में यूनिट बनाना सिखा देते हैं, अब तुम तो 10th में आ गए हो, ठीक है? कैसे निकालेंगे? देखो रो को यहीं पे रोको, है ना, रो को यहीं पे रोको, ए को ले जाओ आर के पास, तो हो गया आर मल्टीप्लाई ए और नीचे है एल, ठीक। अब यार देखो रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, रेजिस्टेंस का यूनिट पता क्या है? ओम। और एरिया का होता है यूनिट मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ, लेंथ का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर ही तो होता है, तो मीटर से भैया 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या है? ओम मीटर। तो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ किसके? रेजिस्टिविटी के, ठीक है? चलो कुछ और बातें करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। तो ध्यान से समझना, आर इक्वल टू क्या? रो एल बाई ए। बेटा रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी ना, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा उतना ही पुअर कंडक्टर होगा, ठीक है? बस ध्यान समझना, रेजिस्टिविटी जितनी ही ज्यादा होगी वो उतना ही पुअर कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर होगा, और रेजिस्टिविटी जितना ही कम होगी वो उतना ही गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा। तो बेटा ध्यान समझना, पुअर कंडक्टर जो सबसे पुअर, मतलब इससे पुअर कुछ है ही नहीं है, ठीक है? पुअरों के राजा पता कौन है? ड्राई पेपर, जिसमें ना तुम अभी लिख रहे हो, वही 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 है पुअर कंडक्टर, ठीक है? और गुड कंडक्टर कौन है? मेटल, और मेटल में कौन? सिल्वर। सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है? यहाँ तक तो होपफुली इतनी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी, बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, बट क्रूशियल क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं वो अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो फटाफट इतना नोट डाउन करो, ठीक है? और देखो नोट डाउन करते जाओ, नोट्स बनाओ प्रॉपर मजेदार, ठीक है? ओके, देखो एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, देखो फॉर्मूला तो वही है, आर इक्वल टू एल, ठीक है, रो एल बाई ए। बेटा एरिया का मतलब क्या है भैया? एरिया जो है किसी वायर का तुम देखोगे ना तो एक्चुअल में सर्कल ही तो दिखाई देगा, और एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब आर इक्वल टू लिख सकता हूँ रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। बेटा सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस जो है आर पर डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर के। और तुमको ये बात किसी ने बताई हो ना बताई हो यार, स्कूल में पढ़ाया जाता है, मुझे पता है स्कूल में भैया कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है? मतलब आर जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। बट कैसे घटेगा? एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन देता है? किसी वायर का डायामीटर या रेडियस मान लेते हैं 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स रेडियस, ठीक है, इंक्रीज कर दिया गया। अब तुम बताओ रेडियस यदि 2 टाइम्स इंक्रीज करा है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ेगा या घटेगा, जो भी तुम मान लो। अच्छा ठीक है, पर सबसे प्राइमरी बात क्या है भाई? देखो रेडियस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस तो घटेगा, बट ध्यान रखना जितना भी ये बढ़ेगा ना स्क्वायर टाइम्स
रेजिस्टेंस घटेगा। देखो 2 टाइम्स बोला है ना, तो सिंपल बात है यहाँ पे ना 2 स्क्वायर कर दो, मतलब इसका जो भी रहा हो यार रेडियस कुछ भी रहा हो, इसका 2 स्क्वायर मतलब यही हो ना 2r स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेडियस इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है आर वाई क्या हो जाएगा बताना, आर इनवर्स टू 1/4r स्क्वायर हो जाएगा। बेटा इसको कंपेयर करो, देखो ये 4 टाइम क्या हो जाएगा, 4 टाइम रेजिस्टेंस जो है घट जाएगा यदि रेडियस को डबल बढ़ाया है। और सेम कहानी रेजिस्टेंस यदि घटा, देखो यदि तुमने रेडियस को घटाया, रेडियस घटाया, स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस चीज को स्टार बनाओ कहीं पे, ठीक है, स्टार बनाओ और इंपॉर्टेंट लिखो कि भैया रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। अब चाहे रेजिस्टेंस हो, सॉरी डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है या रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, चाहे डायमीटर हो चाहे रेडियस हो, बात बराबर ही है। ठीक है यहाँ तक ओके। तो देखो बेटा ये तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, इसके आगे चलते हैं, फटाफट समझते हैं इसके बाद। और उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और प्रायोरिटी देना पड़ेगा कॉम्बिनेशन में। और पहला कॉम्बिनेशन है भैया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं बेटा, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि इस पे बेस्ड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन तो 100% आएगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो रजिस्टर है ना उनको सीरीज में लगाओ, और सीरीज में लगाने के बाद नेट रेजिस्टेंस निकालो, और नेट रेजिस्टेंस निकालने के बाद हो सकता है तुमसे पोटेंशियल पूछ ले, हो सकता है करंट पूछ ले, हो सकता है तुमसे नेट रेजिस्टेंस ही पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बेटा देखो समझाने जा रहा हूं मैं, ध्यान समझना। ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस लगाया, ये दूसरा लगाया, और ये तीसरा लगाया, और ये मैंने लगा दी है बैटरी, और बैटरी मैंने लगा दी है, इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3 है। ठीक है ओके, ये डेरिवेशन भी है वैसे तो, ठीक है, ड्राइव करने के लिए एग्जाम में आता है, बट रेयर आता है, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल तो 100% आता है विदाउट एनी डाउट। राइट, तो कैसे है क्या है चलो समझते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ से ना करंट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ना चार्जेस जा रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है, चार्जेस जा रहे हैं और यहाँ पे वापस आ रहे हैं। एक चीज बताओ, यहाँ पे बैटरी लगी मतलब पोटेंशियल क्रिएट हो, अब यहाँ से चार्जेस को भेजेगा, ठीक है, अब चार्ज तो भेज रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान सुनना, चार्जेस तो यहाँ से जितने जाएंगे उतना तो वापस आएंगे ही आएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जितना था उतना ही है, करंट भैया यहाँ पे बदलता नहीं है। बट यहाँ तक चार्ज ले जाने में जो काम करना पड़ेगा बैटरी को, उससे ज़्यादा काम यहाँ करना होगा, उससे ज़्यादा यहाँ काम करना होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस पूरे सर्किट में क्या हो गया है, बट गया है, बट करंट नहीं बटा, करंट नहीं बटा। तो हैशटैग डालो, इंपॉर्टेंट लिखो क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज द सेम, मतलब इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? देखो शुरुआत करने के लिए यही जरूरी है यार, शुरुआत ही नहीं कर पाओगे कैसे ड्राइव कर पाओगे। तो मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस तो भैया बढ़ जाता है, बट इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, किसमें, सीरीज सर्किट में। ठीक है, तो जो बढ़ रहा है उसी को पहले पकड़ो। बी टोटल यदि मैं निकालना चाहूं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, यही तो होगा, यही होगा। तो हम अप्लाई करने वाले हैं ओम्स अंकल का लॉ, ओम्स लॉ। बेटा अप्लाई करो, बी की जगह क्या लिखेंगे, पता है ना, बी इक्वल टू क्या होता है, IR, नहीं पता तो देख लो यार, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पीछे करो जाएगा। तो वीडियो को छोड़ो, अब यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल की जगह मैं लिखूंगा IR, और यहाँ पे छोटा सा S लिख देता हूँ, S का मतलब है सीरीज में, सम्मान देने के लिए मैंने S लिखा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं लिखना, ठीक है। और देखो B1 की जगह लिखूंगा भैया, B1 की जगह लिखूंगा मैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहां तक ठीक। देखो I को लिया मैंने, यहां से कॉमन लेने वाला हूं, ध्यान समझना,
बहुत ही ध्यान से समझना। आई कॉमन लिया, कॉमन अंदर बचेगा कौन कौन, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। आई से आई मर गया, अब आ गया है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। तो जहां तक आ गया है और हम समझ गए हैं कि रेजिस्टेंस, अब जरूरी है कि अब 3 रेजिस्टेंस लगे हों, 4 लगे हों, 5 लगे हों, 2 ही लगा हूं, 2 ही लगे हुए हों, एक का कोई मतलब नहीं है। कैसे, किससे कंपेयर करोगे, ये सीरीज में कि पैरेलल में, राइट है। तो कम से कम 2 तो लगे हों, 2 लगे हों, 3 लगे हों, कितने ही लगे होंगे। इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इससे पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा ध्यान समझना, इसको ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। आई क्लास में पढ़ाया जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। और सेम कहानी वही है, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 यही होगा और कुछ नहीं होगा। आइंस्टाइन कई बार ना बुक में बोल देता है इक्विवेलेंट सर्किट बना दो, इक्विवेलेंट सर्किट यही होगा, बस यही है कि इस इक्विवेलेंट का नाम ये होगा, आर इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों को मैंने ऐड करके ये बना दिया और इसका नाम मैंने क्या रख दिया है, आर इक्विवेलेंट। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ओके। तो देखो यार, सीरीज कॉम्बिनेशन को एक बार फटाफट समझो, नोट डाउन करो, ठीक है, और फिर हम चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन में, ओके। तो नोट डाउन कर लिया होगा मेरे ख्याल से, काफी तुम लोग होशियार हो, राइट। तो मैं कुछ पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये मत समझना कि सर आप आलसी हो, नहीं भाई, इतना कौन लिखेगा, ठीक। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हटाना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो हटाना होगा मैं हटाऊंगा। तो बेटा पैरेलल यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन, ठीक। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम। अब मैं बनाने वाला हूं पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो चलो पैरेलल सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लगा, ये 2 रेजिस्टेंस लगा, ये 3 रेजिस्टेंस लगा, इसको ऐसे ले गए, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे मैंने लगा दी है बैटरी, और इसका नाम सिम R1 भैया, R2 और ये है R3, ठीक है। करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ कुछ पहुंचेगा, कुछ यहाँ पहुंचेगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और यहाँ से वापस आएगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, अब मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है ना उसको मैं समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कैसे बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ से चार्ज तो निकले हैं, मान लो यहाँ से 100 चार्ज निकले और 100 में से कुछ चार्ज इसके पास गया, कुछ इसके पास, कुछ इसके पास। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। भाई पूरे चार्ज कहाँ पहुंचे, नहीं पहुंचे ना, सिंपल बात है, करंट क्या हो गया, बढ़ गया। बट पोटेंशियल डिफरेंस को तो सेम ही काम करा, जितना यहाँ से पहुंचा पोटेंशियल डिफरेंस ने अपना काम करा, ठीक है। क्योंकि पूरी जगह में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन, जितना इसने करना उतना इसने करना, उतना इसने करना, मतलब तीनों में वर्क डन क्या करना है, बराबर करना है। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा जाता है तीनों सेम जो ऊपर नीचे ही है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना, ठीक है। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम हो गया, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे जो चीज बढ़ रही है उसी को हम यहाँ लिखेंगे। कितना लिखूंगा यहाँ पे, आई टोटल बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या अप्लाई करेंगे बताना, अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम अप्लाई करेंगे बेटा, ओम्स लॉ तुम्हें पता ही होगा, I इक्वल टू ना B/R होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B/R, और यहाँ पे P सम्मान के लिए, क्या बताने के लिए कि भैया P मतलब पैरेलल, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ B/R1, ठीक है, प्लस B/R2 प्लस B/R3। तो बेटा देखो B/R3 तो मैंने लिख ही लिया है, यहाँ पे ना B कॉमन ले लो, यहाँ अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और B को मार दिया, बहुत बढ़िया, तालियां। तो 1/RP बराबर आ गया है 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1 में R3। बेटा ये है इसका फाइनल फॉर्मूला, कितने ही लगा लो 3 4, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन करो। इसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही मैजिक भरी चीज बताने जा रहा हूं, तुमको शायद यार किसने बताया होगा, मार्क माई वर्ड, आई एम 100% श्योर किसी ने बताया होगा तो बहुत ही बढ़िया फिजिक्स पढ़ा रहा होगा, इस वजह से बताया होगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, ठीक है। ओके, तो नोट डाउन कर लिया, कर लिया, बहुत बढ़िया, गुड। अब देखो समझो, मैंने क्या बताया कि भैया 3 रेजिस्टेंस लगे थे, तो मैंने कहा था आरपी बराबर 1/R2, सॉरी R1 है यहाँ पे, 1/R2 प्लस 1/R3। बेटा ये तो तब की बात है जब 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हों, 4 लगे हुए हों, सबको ऐसा ऐड करना है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मैंने कहा यार एक काम करो, स्पेशल केस डालो, स्पेशल केस, भाई कोई चीज़ अच्छी है, बहुत बढ़िया है, उसके लिए स्पेशल तो बनाना पड़ेगा। तो देखो स्पेशल केस मैंने हेडिंग डाली, अब तुम समझना कि स्पेशल केस का एग्जैक्ट मतलब क्या है। मान लेते हैं कि दो ही रेजिस्टेंस हैं, 2 ही रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, पैरेलल में, इन अ पैरेलल। तो बेटा ध्यान समझना, इसका फाइनल फॉर्मूला ही लिखना है, चाहे तो याद कर दो। देखो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और ये ना शॉर्टकट है, सीधा सीधा शॉर्टकट है समझने का कि रेजिस्टेंस यदि पैरेलल से 2 ही लगे हुए हों तो भैया डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, कुछ नहीं करना इसके बाद। इस वाले में बहुत जाम है, ठीक है, अभी तुम ना इसको ऐड करते चले जाओ, फिर पता चला कि एक और आ गया है, ठीक है, इस तरीके से है। और सबसे खास, अभी मैंने तुमको खाली सीरीज और पैरेलल पढ़ाया है, किसी सर्किट में सीरीज भी हो सकता है, साथ में उसके पैरेलल भी हो सकता है, आई मीन सीरीज पैरेलल कुछ भी हो सकता है, और कई सारे हो सकते हैं। आई मीन 12th क्लास में तुम जब पढ़ोगे ना ये, तो तुमको समझ में आएगा कि सर यहाँ तो कुछ भी हो रहा है, मतलब 2-3 पैरेलल में है, फिर उसके पास कुछ सीरीज में है, फिर सीरीज के साथ फिर में पैरेलल में है, आई मीन दैट में कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे उसी क्लास में। उसके लिए देखते हैं, वीडियो बनाओ टाइम करके। तो यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का, ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलते हैं आगे। तो मेरे पास ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया है, स्पेशल है, ध्यान रखना, 2 ही रेजिस्टेंस हो, चुपचाप लगा देना, फटाक से आंसर आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि एनसीईआरटी का ही है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों को दुख दे के चले जाते हैं और पढ़ते हैं नहीं ठीक ठाक, फिर उनको लगता है सर बताओ बेकार सा हलवा सा क्वेश्चन और मुझे परेशान कर गया। पर वो क्वेश्चन हलवा जरूर है, बट उसी के लिए जिसने पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट को समझा हो, और भैया कॉन्सेप्ट तो यही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे पास 3 रजिस्टर हैं और तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, मतलब मेरे पास एक R1 भी है, मेरे पास एक R2 भी है, और मेरे पास एक R3 भी है, और दो सभी का रेजिस्टेंस जो है 6 ओम है। क्या है? 6 ओम है। और क्वेश्चन में बोला है कि इनको इस तरीके से ऐड करो कि पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आए, फिर से इसको ऐड करो कुछ ऐसा कि 4 ओम आए। अब तुम सोच रहे होगे सर सच में लगता है हलवा ही क्वेश्चन है यार, ठीक है देखते हैं। मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए RS बराबर 6 + 6 + 6 करा, आंसर आ गया 18 ओम। हाय ये क्या 18 ओम, 6 3 18, आई मीन इनको सीरीज में नहीं ऐड करना। फिर तुमने सोचा सर कोई नहीं पैरेलल में ऐड कर देंगे, देखो आंसर आ ही जाएगा पक्का ही। मैंने कहा चलो यार ठीक है, 1/RP बराबर 1/6 + 1/6 + 1/6, एलसीएम बेटा कितना आएगा 6 ही आएगा ना, यहाँ पे 1 + 1, ठीक है 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3/6। RP ऊपर ले जाओ तो RP बराबर क्या हो जाएगा, नीचे कर देते हैं, ठीक है ये 1/RP है, तो RP बराबर हो जाएगा 6/3, आंसर आ गया फिर से 2, आंसर आ गया 2। अब बताओ ये तो प्रॉब्लम है यार, मतलब ना ही ये सीरीज में है कंप्लीटली, ना ही ये पैरेलल है, तो फिर है क्या?
क्योंकि तुम्हें याद आएगा सर ने बोला था कि भैया सीरीज और पैरेलल एक साथ हो सकते हैं, कुछ ऐसा ही है क्या? मैंने कहा चलो यार चेकआउट मारते हैं, ये सब हटा दे तो सब गलत है। ठीक है, लगातार सीरीज में नहीं हो सकते भैया, सीरीज और पैरेलल मिक्स हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक सर्किट बनाता हूं जिसमें पहले 2 पैरेलल रखता हूं और एक को सीरीज में रखता हूं, है कि नहीं? बढ़िया रहेगा ना? हाँ ठीक, ओके। तो चलो एक काम करता हूं, पहले ना मैं एक सीरीज बनाता हूं, फिर मैं ना 2 पैरेलल में ऐड करता हूं ऐसे। ठीक है, तुम सोच रहे हो कि अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं भैया, हाँ बोल रहे हो ना दाढ़ी वाले भैया तुम कुछ भी बता रहे हो, जो बता रहे हो सब सुनना पड़ रहा है। तो ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है और ये R3। ठीक, कहानी भाई 6 ओम 6 ओम सब में दे रखी है। ठीक, तो बेटा ध्यान से देखो, ये 2 पैरेलल हैं और ये सीरीज में है, तो पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करो, फिर सीरीज को ऐड कर लेंगे। मैंने दे दिया है, ठीक है, इसको हम आगे लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझना, शॉर्टकट मैंने बताया था ना, आरपी बराबर क्या बताया तुमने, R1 प्लस आर नहीं यार प्लस नहीं था, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, वही तुमने बताया था शॉर्टकट। देखो ये बहुत ही काम की चीज है बेटा, ये आ गया ना तो काम चल जाएगा। ठीक है, देखो मैं इसको ना लॉन्ग कट भी इसका बताऊंगा, शॉर्टकट दोनों भी बता देता हूँ, टेंशन मत लो। मैंने एक काम करते हैं, R1 R2 है, ठीक है, तो 6 × 6 करा और नीचे क्या करा 6 + 6 करा, मतलब आ गया 36 अपॉन में 12 और काटा पीटा आ गया 3 ओम। ठीक, ये हो गया आरपी। ठीक है, ये हो गया आरपी पैरेलल में। अब तुम जो इसका लॉन्ग कट भी देख लो, इसका लॉन्ग कट भी देख लो। ठीक है, देखो समझाता हूँ। ओके, 1/RP बराबर तुम क्या करते हो 1/6 करते हो, 1/6 करते ही तो करते हो, तो 6 एलसीएम आ जाता है, यहाँ पे 1 + 1 हो जाता है। फिर देखो यहाँ से करते क्या 1/RP बराबर करते हैं 2/6। देखो ध्यान से इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो RP बराबर क्या हो जाता है 6/2 करते बीटे क्या आता 3 आता। अब देखो यार इतना कुछ करने के बाद आता सीधे सीधे क्या करा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस करा, फटाक से 3 ओम आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो सिंपल सी बात है, शॉर्टकट इस वजह से नहीं है भैया, इसका यूज है, बहुत ही ज्यादा यूज है। तुम ये पढ़ लोगे तो और बच्चों से तुम 2 कदम आगे ही रहने वाले हो। ठीक, चलो ठीक है, तो मुझे 3 ओम आ गया है मुझे, जो कि पैरेलल में है और ये वाला सीरीज में है। मतलब सिंपल सी बात है, एक आरपी है, ठीक है, ठीक है, मैं आर ना इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ। इक्विवेलेंट समझते हो यार, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट कहते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, R1 आ गया है और एक आरपी है, इन दोनों को ऐड करा, पता चला कि क्या हो गया 6 + 3 और आ गया 9 ओम। और माजी वाह, मतलब ऐसा कुछ था क्या जो आंसर मैच कर गया यार? मतलब 2 पैरेलल थे और एक सीरीज में था, पक्की बात, 2 पैरेलल थे और एक सीरीज में था, यही तो करना था और कुछ नहीं था। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो मैंने क्या बोला था 2 पैरेलल एक सीरीज, तो मतलब क्या है 2 सीरीज और एक पैरेलल में होगा। सर्किट बना के देखते हैं, पूरी जानकारी लो, आधी अधूरी जानकारी में कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके ठीक। तो देखो अब कैसे बनाने वाला हूं, मैंने कहा 2 सीरीज में, तो बेटा देखो डिस्काउंट अब इसके साथ मैंने एक लगा दिया है पैरेलल में। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से हटा करके यहाँ पर लगा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हो गया और ये हो गया, प्लस और माइनस, ये बेटा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखो R1 R2 क्या है, सीरीज में है कि नहीं, है कि नहीं, एग्री कर रहे हो, समर्थन है पक्का? ठीक है, देखो तो चलो मैंने कहा एक काम करो, पहले ना RS निकालो, तो क्या हो जाएगा R1 + R2 हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। बेटा RS आ गया, अब R इक्विवेलेंट निकालते हैं, पैरेलल में R3 के साथ, बेटा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन में RS करो प्लस 1 अपॉन में R3 करो। वैसे तो ये लॉन्ग कट है बट शॉर्टकट पढ़ाया है मैंने। R इक्विवेलेंट भैया ऐसा भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालिए देखो, RS को मल्टीप्लाई करा R3 के साथ और RS को प्लस करा है R3 के साथ। इसको लगाना देखो, तुमको लॉन्ग कट में जाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, बट शॉर्टकट अप्लाई करो फटाफट लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो RS है कितना, RS है भैया हमारा 12, मल्टीप्लाई करेंगे R3 के साथ और R3 है कितना 6। ओके, फिर RS और R3 को ऐड करो। मैंने कहा यार RS तो 12 है और R3 कितना 6, देखो ध्यान से 12 और 6, चलो 12 × 6 लिखा ही रहने दो,
और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 12 से 18 हो जाएगा। 6 से काटा तो आ गया 3, 3 से काटा तो आ गया 4। अरे वाह जी वाह, ये क्या बात है, यही था क्या, 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में। होपफुली ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, पक्की बात है, समझ में आ गया ना, ठीक है। देखो इसको नोट डाउन करो, और ये नोट डाउन करना ठीक है, मतलब एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ध्यान रखो मेन है कॉन्सेप्ट। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, कॉन्सेप्ट लेने आए हो। कॉन्सेप्ट लो, कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, इट्स माई गारंटी, पक्की बात, ठीक है। तो चलो नोट डाउन करो। इसके बाद है कुछ थ्योरिकल पार्ट, ध्यान सुनो। देखो यार एनसीईआरटी बुक में ना दे रखा है, ठीक है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। जरूरत सबकी है, अरे यार जरूरत सबकी है, बट अच्छा नहीं है। एंड द रीजन वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मच बेटर दैन टू सीरीज कॉम्बिनेशन। लिसन केयरफुली, हमारे घरों में जो कनेक्शन हो रखा है, पहली बात तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इतना मानो पहले। दूसरा एक चीज बताओ, मान लो, ध्यान समझना, ठीक है, हटा रहा मेरे पास थोड़ा समझाने के लिए, नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारे घरों में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक, ये भी नोट डाउन करना, ठीक है। पहला तो यही है कि अपने घर में, हमारे घरों में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब एडवांटेज बताने जा रहा हूं। देखो यार सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मान लो किसी भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस, ध्यान समझना, 2 है और दूसरे का भी 2 है, तो सीरीज में ऐड होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पक्की बात है। बट पैरेलल में ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1, हाफ ऐड करो, क्या हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा ना, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे घट गया भाई, मतलब सिंपल सी बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घट जाता है, ओके। दूसरी बात भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम किसी भी चीज को पहले लगा दिया तो पूरा करंट तो वही खा जाएगा, करंट नहीं पोटेंशियल खा जाएगा। मैंने बताया था ना, पोटेंशियल जो है सीरीज में बढ़ जाता है, ठीक है, तो पूरा पोटेंशियल वही खा जाएगा। और इसको चाहो तो कभी ट्राई कर लेना, ठीक है। बल्ब को सीरीज में लगाओ, पहला बल्ब बहुत बढ़िया ग्लो कर रहा है, दूसरा हल्का ग्लो कर रहा है, तीसरा पता चला ग्लो ही नहीं कर रहा है, तो होता है, ठीक है। इसके बाद पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलल में पोटेंशियल हर जगह बराबर जाता है, जिसको जितना चाहिए उतना ही पोटेंशियल उसको मिलेगा। हमारे घरों में भी लाइट ना पोटेंशियल के फॉर्म में आती है, हमारे घरों में वोल्टेज के फॉर्म में आती है, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल ही है। 220 वोल्ट आती है, इंडिया में स्टैंडर्ड है, ठीक है, 220 वोल्ट की लाइट आती है। पता है ये 220 वोल्ट है ना, ये भी एक अलग वैल्यू है जो कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, IRMS वैल्यू होती है, ठीक है। एग्जैक्ट 311 वोल्ट की आती है, पर वो IRMS वैल्यू है, तो वो समझाया जाएगा बाद में, ठीक। तो यार ये कहानी है, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर और क्या है, मतलब ये मेन तो यही है ना भाई। देखो रेजिस्टेंस, पहली बात पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम हो जाता है, सीरीज में ज्यादा हो जाता है। दूसरा, जितना अप्लायंस को जितना चाहिए वोल्टेज उतना पैरेलल मिल जाता है, सीरीज में उतना नहीं मिलता। थर्ड बात ये, मान लो कि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है सीरीज वाले में, तो उसके आगे के अप्लायंस बिल्कुल काम नहीं करते, बट पैरेलल में कोई एक खराब हो गया ना, वो अपना चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यही मेन 3 एडवांटेज है पैरेलल के, ठीक है, सीरीज के ऊपर। सीरीज का कोई एडवांटेज नहीं है, बट हाँ हमारे घरों में दिवाली आ ही रही है, ठीक है, तो लड़ियाँ लगती हैं, तो उसमें जो भी होता है, ठीक है, एक बल्ब खराब हो गया तो आगे खराब हो जाता है। बारात में तुमने देखा ही होगा, ठीक है, वो लेके चलता ना बल्ब लेकर ऊपर ऐसे सर करके, ठीक है, तो एक बल्ब खराब हो जाता है तो उसके आगे का जलना बंद हो जाता है, तो दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से सुनना, अगला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के एक और इफेक्ट का है, एक और नहीं बल्कि पहले ही इफेक्ट का है, ठीक है, और उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट। क्लियर, ठीक है। तो देखो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, हेडिंग डालो, बढ़िया बढ़िया, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट। बेटा हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में क्रिएट होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हीट ना हो, बस वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हो। जिस तुम फोन से वीडियो देख रहे हो वो भी हीट हो रहा होगा, और यदि फोन में तुम कुछ और कर रहे हो
अब तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरे को नहीं। ठीक है, वो तुम देखो यार, रील स्क्रॉल करो, जो तुम्हारा मन करे, उससे भी फ़ोन हीट हो रहा होगा। तो जितना ज़्यादा चार्जेस घूमेंगे उतना ही हीट करेगा, जितना ज़्यादा। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि भाई दुनिया में जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिक अप्लायंस से चल रही है सब हीट कर रही है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का मेन कॉज क्या है? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट के पीछे का सबसे मेन चीज क्या है भैया? कोलिजन, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और इसी से होगा प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा? इसी से ही जनरेट होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो देखो हीटिंग इफेक्ट का पहला है कोलिजन, दूसरा है रेजिस्टेंस। अब ये दोनों आ गए तो हीटिंग तो होना ही है। ठीक है, तो जब टकराते हैं इलेक्ट्रॉन तो भाई देखो जहां भी टकरा रहे हैं वहां हीटिंग है भैया। हीट मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये बात तो हुई है, राइट। अब बात करते हैं कि भाई देखो हीट होगा तो कुछ पावर का लॉस होगा। ठीक है, कुछ हीट का लॉस होगा, कुछ पावर का लॉस होगा। ठीक है, समझने के लिए तैयार? तो मैंने कहा कितना पावर और लॉस होगा, चलो पता लगाएं क्या। तो मैंने कहा यार पावर का ना फॉर्मूला हमने पिछले साल पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, वर्क डन अपॉन में टाइम, पढ़ा होगा 100%। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर क्या कर सकते हैं, अभी पढ़ लो। पावर मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, एक चीज बताओ, W की कुछ लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा बेटा वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है पोटेंशियल, तो W इक्वल टू लिख सकते हैं B इंटू क्यू। ठीक, B इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो पावर इक्वल टू W की जगह लिखा बेटा B इंटू क्यू बाई टी। बेटा Q/T क्या है? पावर इक्वल टू B, और Q/T तुम्हें पता ही होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, और ये हो जाएगा BI। बेटा सबसे सर्वप्रथम फॉर्मूला यही है। ठीक है, नोट डाउन करो, जब तक इसको मैं इंक पिला लेता हूँ, क्योंकि इंक के बिना चलता ही नहीं। नोट डाउन कर लिया है? चलो तो ठीक है, इसके और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसी रिक्वायरमेंट वैसे ही हम इसके फॉर्मूले को चेंज करेंगे। तो देखो ध्यान समझना, P इक्वल टू बी, आई तो ही है, मैंने कहा ओम्स लॉ अप्लाई करो, तो भैया देखो I इक्वल टू होता है B अपॉन में R। तो देखो ध्यान से, I की जगह लिखेंगे हम, I की जगह B अपॉन R लिखो, तो देखो B से B मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, नीचे R हो जाएगा। फिर एक और फॉर्मूला ध्यान समझना। ठीक है, B इक्वल टू मैं IR भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा काम करो, B की जगह IR लिखो तो I मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा I स्क्वायर और हो जाएगा R। इस तरीके से बेटा 3 फॉर्मूलाज बने पावर के, जितना पावर कंज्यूम हुआ हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो तीनों फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो, देन आगे करते हैं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, ओके, तो होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझो आगे की कहानी। भैया हीट हो रहा है तो क्या होगा, कितना हीट जनरेट करेगा, कितना हीट जो है लॉस होगा। और इस हीट लॉस के बारे में एक और अंकल अब आते हैं जिन्होंने इसको बताया था, और उनका नाम है जूल अंकल। ठीक, बहुत ही सम्मान प्रति व्यक्ति है। ठीक है, नहीं व्यक्ति है नहीं थे, अब नहीं है। ठीक है, अब तंग करने के लिए नहीं है, जो देगा वही तंग होते रहा उसी से। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग अगले टॉपिक का नाम है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग में जूल अंकल अब आ गए हैं, तो ध्यान से समझो, हेडिंग डालो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो उन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने बताया, पहली बात हीट के बारे में पकड़ते हैं। ठीक है, कि हीट जो है वो क्या होता है, जितना पावर कंज्यूम करा है इनटू टाइम, वही है हीट। पर यार हीट क्या है? एनर्जी है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, ध्यान समझना, ध्यान से देखो, वर्क डन ही है एनर्जी, और नीचे टाइम बराबर पावर, P इंटू टी कर दो, P इंटू टी कर दो, क्या हो जाएगा W, और यही W को मैंने क्या बोल दिया, हीट बोल दिया। W को मैंने क्या बोल दिया, हीट बोल दिया। एनर्जी है यार, एनर्जी कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो H इक्वल टू P की जगह क्या लिखेंगे, BI लिखेंगे इंटू टाइम लिखेंगे। फिर H इक्वल टू I की जगह हम लिखने वाले हैं, ध्यान समझना,
आई नहीं बल्कि बी की जगह पे, बी की जगह लिखने वाले हैं आई आर। बेटा ध्यान समझो, बी मल्टीप्लाई बी की जगह तो लिखना है ना, तो बी को तो हटा ही दो यार, आई आर और यहाँ पे एक और आई है और यहाँ पे टी है। बेटा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, और इसी को कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। समझ गया ना, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो क्या बताया था उन्होंने बताया था कि हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहने के लिए हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने बताया हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, दूसरा हीट को ना ऐसे लिखता हूं थोड़ा अच्छा, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तीन चीजें बताई हैं। अब इसका मतलब क्या है, सार क्या है समझो। देखो सिंपल सी बात है, हीट उतना ही प्रोड्यूस होगी जितना करंट का स्क्वायर टाइम्स करंट फ्लो होगा, मतलब करंट का स्क्वायर टाइम्स फ्लो करो वो हीट के बराबर है। दूसरा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और तीसरा, ठीक है, आई मीन लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइम तक, जितने टाइम तक तुम करंट फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बुक में डाल लेना, ठीक है। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग करंट, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। इसको कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है, ठीक है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन करने का टाइम आ गया, ठीक। तो मैं ये हटा रहा हूं और क्वेश्चन लिखता हूं, क्योंकि देखो क्वेश्चन लगाओगे तो तुम थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास कुछ है, मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास एक बैटरी से 220 वोल्ट का पोटेंशियल सेट करा गया है और जिस बल्ब को मैं ग्लो कराने की कोशिश कर रहा हूं उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 5, ठीक है, ओम है। और मैंने बोला ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड तक इसको क्या करा गया है, ग्लो कराया गया है। बताओ कितना करंट फ्लो हुआ है, पहला, और दूसरा कितना पावर या कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है ये बताओ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है यार, कुछ नहीं है, बी पता है मुझे 220 वोल्ट पता है और आर मुझे पता है 5 ओम, और मैं लगाऊंगा ओम्स लॉ। तो बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये बी इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है। तो बी पता है मुझे और आई निकालना है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन में आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 अपॉन में 5 करा है, काटा पीटा करा है, 5 4 जा 20, 2 जा 0, 5 4 जा, भैया इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। मैंने कहा भैया बताओ हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो हीट इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से लगा लो। तो एच इक्वल टू आई क्या लिखेंगे, 44 का स्क्वायर, आर कितना है 5 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10, दैट सिंपल, ये लगा दो, इतना लगा दो, दैट सिंपल। तो ये हो जाएगा 44, देखो ये तो हो जाएगा सिंपल सिंपल कितना 50 हो जाएगा, और यहाँ पे आई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 44, और इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये h हो जाएगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, जो भी आंसर आ जाएगा तो बता देता हूँ। 44 को एक क्वेश्चन रखा है, 44 रखा है, 4 4 16 1 4 4 16 में 17, यहाँ पे हो जाएगा 6 7 1, ये हो जाएगा 6 7 7 3 7 9 और 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1936 मल्टीप्लाई बाई 50 को इससे मल्टीप्लाई करो, कहाँ लिखा जाए नहीं लिखते हैं, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप काम कर देते हैं। तो 5 6 30 0 3 18 1 5 9 45 1 45 46 6 4 5 5 4 9, और यहाँ पे एक जीरो भी है, चलो ठीक है। इतना जूल एनर्जी यहाँ से करिए, मतलब कहाँ पे कितना आंसर आ गया 96800 जूल। बेटा जूल देखो, वर्डन हो या हीट हो या एनर्जी हो, सबकी यूनिट जूल ही होती है, ठीक है। इस तरीके से 96800 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। फिलहाल ये तो बहुत ही सस्ता सा आसान सा हलवा टाइप का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन लगाएंगे, एक और क्लास रखी जाएगी सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, सिर्फ, ठीक है। ओके, तो मैं हटा दूंगी, पक्की बात है, ओके। अब देखो इस चैप्टर का एक टॉपिक जो कि थ्योरिकल है वो बताता हूं, उसके बाद लास्ट टॉपिक।
तो देखो यार, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे कुछ एप्लीकेशन है। कौन कौन से? ठीक है, पहला है बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक यार, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो यार इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसा क्या है जो हीटिंग इफेक्ट का पार्ट है? पहले ध्यान समझो। देखो यार, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, तो तुमने देखा होगा ना, अब आने बंद हो गए यार, अब तो भाई एलईडी आते हैं ना, वो जो बल्ब 100 वाट का जो पीला पीला जलता था, उसी की बात चल रही है। नहीं देखा है क्या? देखा तो होगा यार, इतने भी तुम सुनो नए जमाने के हो नहीं, ठीक, देखा होगा पक्का। तो इसमें देखो, सबसे पहली बात तो इसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन। ठीक है, ठीक है, टंगस्टन को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये एक एलिमेंट है जिसका सिंबल डब्ल्यू है। भैया क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बिलीव इट, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, या अप्रॉक्सीमेटली 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरी बात कि भैया जब हम ग्लो करा रहे हैं ना, तो मैक्सिमम पार्ट इसका हीट में चला जाता है। तुम बिलीव करो, उस बल्ब को ना लगाओ, सिर्फ 10 सेकंड जलाओ, उसके बाद तुम टच नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट कर चुका होता है। अब ये नहीं कि तुम मेरी बात मान के तुम टच करने चले जाओ, नहीं। ठीक है, मैं सजेस्ट किसी को नहीं करता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ यार। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो इतना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करता है तो उसका मैक्सिमम पार्ट हीट में चला जाता है। इसी वजह से ना वो यूज नहीं होता। भाई देखो यार, सिंपल सी बात है, कोई चीज़ हम यूज कर रहे हैं और उसका काफ़ी सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी तो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी काफ़ी सारी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाए, सिंपल सी बात है, उसका यूज तो यार बंद ही होना है क्या? ठीक है, तो पहली बात, उसमें जो लगा हुआ टंगस्टन है जिसका सिंबल डब्ल्यू है, वो यूज होता है इसकी वजह से। दूसरा, उसके अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस फिल आउट होती है, फिल इन होती है, फिल बड़ी होती है। रीजन ये कि वो ऑक्सीडाइज नहीं है। ऑक्सीडाइज मतलब सिंपल सी बात है यार, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन कर लेगा, तो फिर ना मेटल ऑक्साइड बना लेगा, और ये मेटल ही है। हाँ, इसके बारे में तुमने सुना नहीं होगा। एक पीरियोडिक टेबल होती है छोटी सी, जिसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं, उसके डी ब्लॉक में ये पाया जाता है। ज़्यादा बता दिया क्या? कोई बात नहीं, 11th में पढ़ना यार, साइंस लिया तो अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक, हाँ, तो ये हो गया। तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इतना पता चल गया। ठीक है, और क्या है? और तो मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं है। ठीक है, यही है इसकी कहानी। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया खत्म। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, ठीक है, लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ फटाफट लिखते जाना। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो भी अब यार किसी पुराने जमाने के घर में लगा होगा, नहीं तो अब एमसीबी लगा होता है घर में यार। ठीक है, नेचर सर्किट ब्रेकर करके नाम है, वो लगा होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज भी लगभग वो जो मैं बता रहा हूँ वो बंद हो गया। तो एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो लगे होते हैं तो उनमें ना एलॉय, टिन का या टिन के साथ किसी और चीज को मिक्स करके ना एलॉय बनाया जाता है। और वो जो एलॉय है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता, लो होता है। अब लो होने के पीछे का कारण, मान लो हमारे घर में हाई वोल्टेज आ गया, ओवरलोडिंग आ गई, तो भैया ये लगा होगा मेन सर्किट के पास, और मेन सर्किट के पास जब लगा होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है नहीं, हीट प्रोड्यूस होगी और ये मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक कर देगा तो तुम्हारे घर के जितने भी अप्लायंस है, फैन, टीवी, लाइट वाइट, फ्रिज, एसी, जो भी है, सब बच जाएगा। यू आर सेफ फॉर द यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट बोल दो, अप्लायंस बोल दो। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और अब है लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, और वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर है, बस ये इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में सुन लो। इलेक्ट्रिक पावर, तो यार देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यूज की गई पावर को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो पावर हमने पढ़ा ही है। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फिर मैंने बताया था वी आई हो जाएगा P इक्वल टू, फिर मैंने बोला था क्या हो जाएगा और क्या क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, फिर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने 3 फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, तो यही है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसकी जो यूनिट है, ध्यान रखना, इसकी जो यूनिट है वो वॉट है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटी यूनिट है, इसलिए हम यूज करते हैं 1 किलो वॉट। और 1 किलो वॉट जो है ये एक कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, ये कैसी यूनिट है बेटा? ठीक है,
कमर्शियल, कमर्शियल यूनिट। बेटा कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है, ठीक है, कमर्शियल यूनिट। तो क्या सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को बिजनेस के फॉर्म में यूज करते हैं, ऐसी यूनिट को कमर्शियल यूनिट कहते हैं। तो ये हमारे घरों में जब लगा हुआ होता है, ठीक है, हमारे यहाँ घरों में ना मीटर लगा होता है 1 किलोवाट का 2 किलोवाट का, वो बताता रहता है कि कितनी यूनिट तुमने कंज्यूम कर दिया। तो इसी वजह से 1 kW बराबर जो होता है वो होता है 1000 वाट। कितना होता है 1000 वाट, क्योंकि सिंपल सी बात है जो वाट है बहुत ही छोटा है इस वजह से, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट का मतलब सिंपल सी बात है, ये हमारे यहाँ बिजनेस के पर्पज, बिजनेस के पर्पज मतलब देखो जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियां हैं वो तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रही हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट जिससे करती है उसी का नाम किलोवाट है, ठीक है। और इससे ही यूज करके फिर तुम्हें बताती है कि तुमने इतना यूनिट खर्च करा है और इस हिसाब से वो उन्हें चार्ज करती है। तो चार्ज करने के लिए उनको 1 kWh का यूज करना पड़ता है, किलोवाट आवर का यूज करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है भैया, इसके साथ 1000 वाट लगा हुआ है, साथ में 3600 सेकंड लगे हुए हैं, ठीक। अब सेकंड का मतलब क्या है, आर है यार, आर मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। इसको मैंने कंप्लीटली मल्टीप्लाई करा तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल सेकंड आ गया है। 1 kWh पावर इनटू टाइम, जूल और सेकंड, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, 1 kWh को हम कहते हैं 1 यूनिट। तो वही कहानी है कि तुम्हारे घर में जितना यूनिट बिल आया है, अब तुमको नहीं पता होगा तो घर का यूनिट का बिल उठा लेना, उसमें लिखा होगा 200, 300, 250, 330 ऐसा कुछ यूनिट लिख रखा होगा, और एक यूनिट का 4, 5, 6 रुपए कुछ ऐसा यूनिट बिजली का बिल होता है, उसी को उसमें मल्टीप्लाई कर दो और वो हो जाता है तुम्हारा बिल। फिर तुम बिल देख के खुश हो जाते हो, वाह मैंने पूरे महीने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्च करी है। तो इसको कहते हैं 1 यूनिट, और इसी हिसाब से हो जाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल बता दो, ठीक है, ये तुम्हारा फ्रिज है, ठीक है, और वो ध्यान सुनना, वो दिन के 8 घंटे चलता है और 8 घंटे में 5 यूनिट खर्च कर देता है, ठीक है, 5 यूनिट खर्च कर देता है। तो पता लगाना है कि भैया पूरे महीने में कितना बिल खाएगा ये चीज। मान लेते हैं 10 रुपए यूनिट लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, शॉर्टकट लगाऊंगा मैं। भैया मैंने क्या बोला था कि वो 5 यूनिट जो है यूनिट लिख जाए यार, यूनिट जो है 1 दिन का खर्च करता है, ठीक है, 1 डे का। वे 30 डेज में कितना खर्च करेगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 50, 150 यूनिट खर्च करेगा। हमने बोला एक यूनिट का चार्ज मैंने कितना बोला था, मैंने बोला था एक यूनिट का चार्ज 10 रुपीज है। कितना है 10 रुपीज। तो भैया एक महीने में जितना खर्च करा उसका यूनिट पता चल गया, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, मतलब कितना आ गया 1500 रुपीज तुमसे कंपनी चार्ज करेगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है समझने का, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया है तो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर की जो फॉर्मूला सीट है वो मैं यही लिख देता हूँ, क्या क्या हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में वो लिख लो और चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो फाइनल पंच मारने का टाइम आ गया है, ठीक है। होपफुली तुमने ठीक से पढ़ा ही होगा यार, ठीक है, समझ में आई होंगी चीजें। इनकेस कुछ नहीं आई है तो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन, ठीक है, या फिर तुम मुझे किसके थ्रू, इंस्टा के थ्रू बता सकते हो कि सर ये चीज है, मुझे आप बता दो दोबारा, मैं बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, या तुम एक काम कर सकते हो, जो सेंटर का जो नंबर है उस नंबर में मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, राइट। ओके, तो चलो ध्यान समझो, मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया क्या क्या। तो मैंने सबसे पहले पढ़ाया है Q = NE, पहला फॉर्मूला, ठीक। फिर मैंने पढ़ाया है I = Q/T, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। फिर मैंने पोटेंशियल पढ़ाया है W/Q, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया ओह्म्स लॉ, मैंने पढ़ाया V = IR, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया है R = ρL/A, ठीक। तो ये हो गया पहले कुछ चुनिंदा फॉर्मूला। फिर आगे चले, फिर मैंने पढ़ाया है RS = 1, नहीं ये 1 तो नहीं था, ये था R1 + R2 + R3, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद मैंने पढ़ाया RP बराबर पैरेलल में 1/R था यार, ये भी लिख लो, ठीक है। तो 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। फिर मैंने एक स्पेशल केस करके पढ़ाया था, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि RP यदि 2 रजिस्टर का निकालना हो तो R1 और R2 को मल्टीप्लाई करो, नीचे क्या करो R1 + R2 करो, ठीक है। तो ये एक भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है।
और जब मैंने इतना पढ़ा दिया था तो फिर मैं सीधे सीधे आ गया, किस पे आ गया था मैं, हीटिंग इफेक्ट पे आया था, जहाँ पे मैंने पावर का फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, तो पावर इक्वल टू मैंने पढ़ाया था BI। ठीक है, एक काम करो, ये भी छोड़ रहा है, पहले W/T लिखो, फिर P इक्वल टू क्या लिखो, BI लिखो, फिर P इक्वल टू क्या लिखो, B²R लिखो। ठीक, R लिख देते हैं, और क्या, फिर P इक्वल टू I²R था। फिर मैंने हीट के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था I²RT। H इक्वल टू BI भी हो सकता है, BIT भी हो सकता है, पहला तो ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है B²R, जहां जैसे जो हो वैसा यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे T तो है, खैर नहीं है T टाइम। ठीक, तो I²RT BIT हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब बकाया इसके अलावा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने फिर 1 के WH पढ़ाया है, जो कि होता है 3.6 × 10 के पावर, ठीक है, 6 जूल सेकेंड। तो इतना कुछ मैंने इस चैप्टर पढ़ाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 फॉर्मूलाज मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, तो होपफुली तुमको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, ये नोट डाउन करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि तुमने फॉर्मूला ठीक से पढ़ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और ये चैप्टर खत्म होता है, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अपलोड होगा चैनल पर। ओके, थैंक यू।